नमस्कार, मैं अजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब सबकी नजर प्यारा हिंदुस्तान के सबसे सटीक जमीनी पत्रकार के ओपिनियन पोल पर लगी है, क्योंकि पिछले 3 बड़े चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्यारा हिंदुस्तान के एग्जिट पोल पर मुहर लगी थी। प्यारा हिंदुस्तान का एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ था। अब ऐसे में पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर और राजनीतिक विशेषज्ञ मोलेश्वर जी, साथ ही 2 अन्य रिपोर्टर दौलत शर्मा और राहुल नेगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप जो है मोलेश्वर जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जमीन पर हैं, जमीनी हकीकत आप देख रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी बिहार में सरकार बनेगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगभग 2 महीने हमें इस समय बिहार में होने वाले, हमारी 3 टीमें इस समय ग्राउंड में मौजूद हैं। तमाम बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक तरीके से लगातार इस समय काम कर रहे हैं और त्योहारों का भी समय है, लेकिन त्योहारों को भी देखते हुए इस समय पूरी टीम हमारी इस समय बिहार चुनाव की कवरेज को लेकर लगी हुई है। आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने में जो हमने यहाँ पर एक तरीके से ओपिनियन पोल के लिए जनता का जो सर्वे किया है, अब हम वो सर्वे आप सबके सामने लेकर आए हैं। तमाम हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, पटना में रहते हुए हमने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है। जैसे आपने पिछले हमारे जो सटीक ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देखे हैं, पहले हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद जो हैट्रिक हमने लगाई थी दिल्ली में, अब उसको दोहराने का अब हम पूरे तरीके से बिहार की जनता के बीच अब आ चुके हैं और अब बिहार चुनाव का, इलेक्शन का एक तरीके से बिगुल बज चुका है और उसके ठीक बाद हमने जनता के लिए अपना प्यारा हिंदुस्तान का एक तरीके से सटीक ओपिनियन पोल लेके आए हैं। तमाम हमारे जो रिपोर्टर हैं, आप देख सकते हैं बिहार के तमाम अलग अलग हिस्सों से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली के स्टूडियो से, नोएडा के स्टूडियो से इस समय अंजलि जी हमारे साथ मौजूद है। तो बिना वक्त गवाए आपका हम इस समय, पहले हमने राम राम की धरती से एक तरीके से हरियाणा से अपना सटीक एग्जिट पोल की शुरुआत की, उसके बाद मराठी मानुस शिवाजी महाराज की जय की धरती से, महाराष्ट्र की भूमि से हम सटीकता को, अपना जो ओपिनियन पोल का जो काम है वो लगातार जारी करते हुए दिल्ली में आए। दिल वालों की, और दिल्ली वालों ने एक तरीके से जो हमें अपनी राय बताई थी वही रिजल्ट में तब्दील हुआ और 27 साल का सूखा बीजेपी का एक तरीके से भगवा दिल्ली में छा गया। अब उसी की रिपोर्ट देखने के लिए, बिहार का चुनाव कवर करने के लिए हमारी पूरी टीम आप इस समय पूरे तरीके से तमाम हर जगह से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी हमारे साथी जुड़ चुके हैं। तो बिना आपके इंतजार गवाए हम बिहार की जनता और देश की जनता के सामने अपना प्यारा हिंदुस्तान का सटीक जमीनी एक तरीके से ओपिनियन पोल आप सबके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारा हिंदुस्तान के सटीक ओपिनियन पोल की। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो ये पूरा हमारा जो एक तरीके से ये पूरा जो ओपिनियन पोल निकल के सामने आया, इसमें कड़ी मेहनत लगी है। 2 महीने तक हमने लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर 2 अलग अलग टीमों ने अपना एक तरीके से पूरे बिहार को कवर किया है। हम इस समय पटना में मौजूद हैं। 2 हमारी टीमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो हमारी विंडो स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे सकते हैं। हमारी 2 रिपोर्टर हैं, तमाम बिहार के हर इलाके, कूचे को, गली को छान मार रखे हैं और अभी भी बिहार में त्योहारों के समय भी मौजूद हैं। तो डेडिकेशन पूरा एक तरीके से आपके सामने जो सटीक आंकड़ा है उसको लाने के लिए पिछले 2 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं। अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि प्यारा हिंदुस्तान का सटीक जमीनी जो ओपिनियन पोल है वो अब हम आपके सामने ला रहे हैं। पिछला हमने ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया बिहार की जनता का और अब हम अपना एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। तो अंजलि जी, अब हम एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बिहार ओपिनियन पोल 2025 का प्यारा हिंदुस्तान का सटीक जो एग्जिट ओपिनियन पोल रहता है, उसमें सबसे पहले वोट प्रतिशत किसका कितना रहने वाला है? क्या महागठबंधन बाजी मारेगा? क्या जो एनडीए अलायंस है वो एक तरीके से फिर से बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज रहेगा? अब वोट प्रतिशत की बात करते हैं हम, बिहार में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलने वाला है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। लगभग इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो 25% बम्पर तरीके से, एक तरीके से 1/4 वोट प्रतिशत इस समय बीजेपी को मिलने जा रहा है। जेडीयू की बात करें तो 16% पहले से लगभग बराबरी के 16% वोट शेयर रहने वाला है। एलजेपी की बात करें तो 7% रहने वाला है। आरजेडी मात्र 21% आरजेडी का वोट शेयर इस बार रहने वाला है। कांग्रेस 7% पर सिमट रही है। और वहीं जो अदर्स की बात करें तो लगभग 14 से 16% इनका वोट शेयर रहने वाला है। और जो नई पार्टी एक तरीके से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई है, उसका जो वोट शेयर इस समय निकल के सामने आ रहा है, लगभग 7 से 8% वोट प्रशांत किशोर इस बार बिहार के पहले चुनाव में अपनी जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है प्रशांत किशोर की टीम, वो इस बार उनकी पार्टी इस समय मात्र 7 से 8% वोट शेयर लेके आ रही है। प्रशांत किशोर ने काफ़ी बड़े दावे किए थे कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल है उसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जन स्वराज पार्टी दहाई का आंकड़ा भी वोट शेयर में छू पाती है। अब हम सीटों की बात करते हैं। तमाम बिहार की जनता, देश की जनता टकटकी नज़र से ये देख रही है कि जो प्यारा हिंदुस्तान लगातार 3 बड़े चुनाव में सटीक अपना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देती आई हुई है, क्या वो उसकी टीम, क्या वो इस बार बिहार में किसको कितनी सीटें देने जा रहा है। तो इन वोट शेयर को जब हमने कन्वर्ट किया सीटों में, तो सीटों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। जो पहले यहाँ पर आरजेडी हुआ करती थी पिछले 2 बड़े चुनाव में, इस समय भारतीय जनता पार्टी 85 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में। 46 सीटें जेडीयू को मिलने जा रही हैं, एलजेपी को 13 सीटें मिलने जा रही हैं, और इसमें HAM जो हम पार्टी है उसको लगभग 5 सीटें मिलने जा रही है। और आरजेडी की बात करें महागठबंधन में तो लगभग 65 सीटें अकेले जो आरजेडी यहां पर जीतती हुई आई है। लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी 65 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मात्र 12 सीटें जीत रही हैं। अदर्स जो हैं वो लगभग 1 से 2 या 3 सीटें तक वो जीत सकती हैं। AIM की बात करें तो सीमांचल में जो पहले वो 5 सीटें जीते थे, इस बार वो घटती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें इस समय ओवैसी की पार्टी बिहार में जीत सकती है। और CPIM की बात करें तो 4 सीटें उनको भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। और जन स्वराज जो पार्टी है, पिछली बार जो बड़े एक तरीके से दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर की बहुमत से पार उनकी एक तरीके से सरकार बनने वाली है जन स्वराज पार्टी की बिहार में। जैसे केजरीवाल ने कमाल किया दिल्ली में, वैसा ही ख्वाब एक तरीके से प्रशांत किशोर इस समय बिहार में संजोए हुए हैं। लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल है उसमें ये दिखा रहा है कि मात्र 7 से 8 सीटें प्रशांत किशोर के खाते में जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी ने पहली बार मिलकर एक तरीके से चुनाव लड़ा था, उस समय आपको बता दें कि जो वोट शेयर था, उस समय जो वोट टर्नआउट हुआ था लगभग 56.91% उस समय वोटिंग परसेंट हुआ था। जो उससे पहले जो 2010 में चुनाव हुआ था उससे 4.18% ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो जेडीयू और आरजेडी को बम्पर एक तरीके से वहाँ पर बहुमत मिला था। आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी थी, उस समय 80 सीटें लेके आई थी। जेडीयू 71 सीटें लेके आई थी। 53 सीट मात्र बीजेपी उस समय अकेले उस समय चुनाव लड़ी थी, और 27 सीट कांग्रेस भी लेके आई थी। ये 2015 के हाल हैं। और 2020 में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, 2020 में जेडीयू और बीजेपी का अलायंस था। लगभग 37.26% एनडीए अलायंस को मिला था और महागठबंधन को 37.23, लगभग 0.3 का अंतर रहा था एनडीए और महागठबंधन में। और जिसकी वजह से बीजेपी एक तरीके से बाजी मार गई, एनडीए बाजी मार गया। और बीजेपी और जेडीयू को पिछली बार लगभग बीजेपी को 19.46% वोट मिला था, जो 2015 के मुकाबले 4.96, लगभग 5% वोट कम था। जेडीयू को 15.39% वोट मिला था, जो 2015 के हिसाब से 1.44% एक तरीके से कम था। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की वोट टर्नआउट में एक तरीके से बढ़ोतरी हुई, लगभग 23.11% उनको वोट प्रतिशत मिला, और 4.79% का उनके वोट शेयर में उछाल मिला था पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में। कांग्रेस की बात करें 9.48%,
2% के उनके वोट शेयर में उछाल आया था 2020 में। CPI-ML की बात करें हम तो 3.16% उनको वोट मिला था। AIMIM की बात करें ओवैसी की पार्टी की 1.66% उनको पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक तरीके से वोट प्रतिशत मिला था। अगर वोटों की बात करें हम तो लगभग 74 सीट बीजेपी की, 43 सीट एक तरीके से जेडीयू की और आरजेडी की 75 सीट आई थी, कांग्रेस की लगभग 19 सीट, CPI-ML की 12 सीट और जो AIM पार्टी थी ओवैसी की पार्टी उनको 5 सीट सीमांचल हिस्से में मिली थी। एक तरीके से बम्पर विपक्ष ने भी एक तरीके से कड़ा मुकाबला किया और लेकिन जो एनडीए था वो एक तरीके से बहुमत के काफी करीब उसने एक तरीके से बहुमत हासिल कर लिया, जिसकी वजह से उनकी एनडीए की सरकार बिहार में बनी। अब बात करते हैं पिछले जो 2 बड़े लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्योंकि इनका भी आकलन करना इसलिए जरूरी है कि वोट पैटर्न को आखिर जो बिहार की जनता है वो किस तरीके से रुख बदलती है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, ये भी देखना जरूरी है। तो 2019 के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें और 2014, 19 और 24 तीनों बार जो जेडीयू था उसने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया और एनडीए अलायंस में उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े, जबकि विधानसभा चुनाव में कभी आरजेडी के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा और कभी बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन एकमात्र लोकसभा में ऐसा है कि कभी भी जेडीयू एक तरीके से एनडीए अलायंस से अलग नहीं हुई। लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में लगभग 57.33% वोट टर्नआउट हुआ था बिहार में। बीजेपी को 23%, जेडीयू को 21%, एलजेपी को 7.86%, आरजेडी को 15.36%, कांग्रेस को 7.7%। अगर वोटों की बात करें हम इसमें तो 17 सीट 2019 में बीजेपी को, 16 जेडीयू को और जो आरजेडी है उसको 0 सीट मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और जो एलजेपी है उसको 6 सीट मिली थी रामविलास पासवान के ज़माने में। उसके बाद 2024 में अभी 1 साल पहले जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार एक तरीके से प्रधानमंत्री बने, उस इलेक्शन की बात करें हम तो 2024 में 20% बीजेपी को वोट मिला था, जेडीयू को 18 और 19% मिला था, एलजेपी को 6.47% मिला था, आरजेडी को 22% मिला था, कांग्रेस को 9% मिला था और CPI-ML को 2.99% मिला था। और वहीं बात करें हम अगर सीटों की, 12 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी, 5 सीटें एलजेपी को मिली थी, 4 सीटें आरजेडी को मिली थी, 3 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें CPI-ML को। तो ये तमाम वो सीट्स हमने आपको बताई जो पिछले विधानसभा में और पिछले लोकसभा में जो वोट प्रतिशत, जो वोट शेयर एक तरीके से बिहार का रहा, जो बिहार की जनता का रुख रहा। अब 2025 का रुख इस तरीके से, जो चुनाव है बिहार का वो इस तरीके से करवट बदल रहा है कि इसमें नई एक पार्टी ने एक तरीके से अपनी पैठ जमाई है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे ओपिनियन पोल में भी उसका जो वोट शेयर है वो दिख रहा है। सीटों की बात अलग है, लेकिन वोट प्रतिशत लाना एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। जो नई पार्टी बनी है आखिर वो किसका वोट काट रही है ये देखना होगा, हम आपको आने वाले वीडियो में ये बताएंगे। तो सबसे बड़ी पिक्चर हमारे इस ओपिनियन पोल की ये निकल के सामने आ रही है कि महागठबंधन और एनडीए अलायंस में जो कड़ा मुकाबला दिखाया जा रहा है इस समय तमाम मीडिया जगत में, तमाम जो ग्राउंड में दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े एनालिस्ट बंद एसी कमरों में एक तरीके से स्टूडियो में ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, नीतीश की गद्दी जा सकती है, प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी को खतरा होने वाला है सेंटर में। तो उनको हम ये बता दें कि प्यारा हिंदुस्तान का सटीक एग्जिट पोल इस समय ये बता रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो बिहार में लगभग 150 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है और महागठबंधन 90 के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी लार्जेंट पिक्चर यही है इस समय कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अलायंस और बीजेपी की एक तरीके से सरकार बनना लगभग तय है। हमारे ओपिनियन पोल में एक तरीके से यही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंजलि जी, तो मलेश्वर जी, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि आखिर इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन पर जो है हावी है, जो इस बार निर्णायक साबित होने वाले हैं, इसका जवाब भी हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। जी, जिस तरीके से आपने मुद्दों की बात की, जो हमारा ओपिनियन पोल आया इसमें आखिरकार मुद्दे क्या निकल के सामने आए हैं जिस पर इस बार बिहार की जनता
अपना एक तरीके से मत देने वाली है, जिसके आधार पर वहाँ पर वोट इस बार गिरने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो सर्वे किया था उसमें सबसे पहले हमने वोट सीटों की बात की थी विधानसभा में कि आपके क्षेत्र से जी। कौन सी पार्टी इस समय जीतने वाली है, और दूसरा जो हमारा वहाँ पर मुद्दा था कि आखिर किस आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं। क्या उनका आधार इस समय बेरोजगारी होने वाली, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है। क्या इस बार जो जीएसटी में एक तरीके से भारी छूट मिली है, जो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है, उस पर एक तरीके से जनता वोट करने वाली है, या पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पे जो कमाल हमारी भारतीय सेना ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, क्या उस पर वोट गिरने वाला है। तमाम हर मुद्दे पर हमने उनसे चर्चा की। सर्वे में ये निकल के सामने आया है। उन मुद्दों की बात करते हैं जिस पर इस बार बिहार की जनता, जिसको देखते हुए अपने मतदान का प्रयोग करने वाली है। सबसे पहले उसमें बेरोजगारी की बात करें हम, बिहार में लगभग बेरोजगारी बहुत एक तरीके से है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता मजदूरी के लिए। तो उसकी बात करें, लगभग 14% लोगों ने हमें ये बताया कि वो इस बार बेरोजगारी को देखते हुए वोट करने वाले। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो जो सरकारी नौकरी मिली है उस आधार पर भी लोग वोट करने वाले हैं, या जो बेरोजगारी है उस आधार पर लोग इस समय 14% लोगों ने हमें कहा कि वो इस बार बेरोजगारी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए वोट करने वाले हैं। लगभग कानून व्यवस्था पर हमें 12% लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम वोट करने वाले हैं। मोदी फैक्टर लगभग 25% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से बिहार में जो विशेष उनका नज़र रही है, विशेष जो पैकेज मिलता रहा है बिहार को, एक तरीके से वो हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको भी देखते हुए लोगों ने कहा कि 25% हम ऐसे नज़र से वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री के जो काम रहे हैं सेंटर में, जो बिहार के लोगों के लिए किया, उसको देखते हुए वोट करने वाले हैं। महंगाई जिस तरीके से जीएसटी काफ़ी कम हुआ है, क्या महंगाई में कम मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। 10% ऐसे लोग रहे जिन्होंने 10% महंगाई को देखते हुए वोट करने की बात कही। सरकार के काम, अब इसमें सरकार के नेगेटिव भी काम हो सकते हैं, पॉजिटिव भी काम हो सकते हैं। 20% लोगों ने कहा कि सरकार के काम के आधार पर हम वोट करने वाले हैं। विपक्ष मजबूत, 15% लोगों ने कहा कि जो विपक्ष इस समय मजबूत है या विफल है। 15% लोगों ने कहा इसके आधार पर हम वोट करने वाले हैं। और शिक्षा और चिकित्सा के लिए लगभग 10% लोगों ने कहा कि इसके आधार पर हम वोट करने वाले हैं। वहीं जो अलग मुद्दे रहे, एसआईआर के मुद्दे, लगभग 8% लोगों ने कहा कि इसके आधार पर हम वोट करेंगे। वहीं जो वोट चोरी अभियान राहुल गांधी ने वहां पर एक तरीके से यात्रा निकाली थी, वोट चोर गद्दी छोड़ की जो बात कही थी, उसको देखते हुए लोगों ने कहा कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर लगभग 5% लोगों ने कहा कि इसके आधार पर हम वोट करने वाले हैं। और तमाम ये बात रहे कि तमाम ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों की चर्चा हमने की। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के सामने आया, 25% प्रधानमंत्री मोदी की छवि के आधार पर बिहार के लोग एक तरीके से वोट करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर रहा लगभग सरकार के काम, 20% लोगों ने कहा कि सरकार के काम के आधार पर हम वोट करेंगे। और तीसरे नंबर पर रहा विपक्ष मजबूत या विफल, 15% लोगों ने कहा कि विपक्ष के आधार पर हम अपना वोट करने वाले हैं। और जिस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को राहुल गांधी ने पूरे बिहार में चलाया, उसका मात्र 5% लोगों ने कहा कि इसके आधार पर हम अपना वोट करेंगे। कि तीन बड़े एक तरीके से सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, और जो दोनों पार्टियों को एक तरीके से, दोनों गठबंधन को एक तरीके से प्रभावी करने वाला है, जो इफेक्ट करने वाला है, उन दोनों मुद्दों पर भी हमने बात की कि आखिर कौन कौन से मुद्दे किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, किस पार्टी के नेगेटिव में जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम बिहार में जो इस समय सरकार चल रही है एनडीए अलायंस की, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस समय जो सरकार के काम हैं, क्या उनके आधार पर वोट होंगे या नहीं होंगे, उसकी हमने एक रिपोर्ट बनाई है। तो सबसे पहले सरकार के जो विपक्ष में इस समय मुद्दे चल रहे हैं, सबसे पहले उसमें जो चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर अपनाई, एक तरीके से उसको काफ़ी लोग एक तरीके से कह रहे हैं कि ये एसआईआर इस समय ठीक चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए था। ये एक तरीके से सरकार के थोड़ा सा विपक्ष में गया है। बेरोजगारी की बात करें, जो पलायन का मुद्दा है, बिहार के मजदूरों का तमाम भारत के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसका भी मुद्दा आया है।
शराबबंदी, सबसे अहम बात जो बिहार में जो शराबबंदी है वो एक तरीके से गवर्नमेंट के लेवल पे तो है, लेकिन जो स्थानीय लेवल पे है वहां पर किस तरीके से होम डिलीवरियां होती हैं उसका भी मुद्दा इस समय साफ निकल के सामने आया। जो गलत क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की शराब एक तरीके से तस्करी वहां पे हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा किस तरीके से गोलियां दागी जा रही थी, तमाम अपराधी एक तरीके से सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के एक तरीके से बेखौफ अंदाज ने उसको एक तरीके से कंट्रोल में किया। उसकी भी बात कई लोग कह रहे हैं। और अभी जो बिहार में जो हालात बिगड़े हैं बाढ़ की वजह से, उसकी भी चर्चा लोग कर रहे हैं, ये भी सरकार के विपक्ष में थोड़ा बात जा रही है। और हम बात करें तो पेपर लीक, जो बीपीएससी का वहां पर एग्जाम होता है, उसका जो पेपर लीक हुआ था 2013 में, उसकी भी बात युवा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर इस समय काफ़ी तादाद में इस बार बिहार के चुनाव में अपना असर डालने वाले हैं। और वहीं हम बात करें कि दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन को जो असर डालने वाला काम कर रहा है इस समय, जो कास्ट सिस्टम है बिहार का, वो अभी भी एक तरीके से सक्रिय हमें हल्का दिखाई दे रहा है। कमजोर तो हुआ है वो, लेकिन अभी भी सक्रिय वहां पर दिखाई दे रहा है। जो जन स्वराज पार्टी ने अपनी एंट्री की है, आखिर जन स्वराज पार्टी कहां कहां से वोट काट रही है, किस गठबंधन का वोट काट रही है, यह भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से वोट इस समय जन स्वराज पार्टी काटती हुई नजर आ रही है। और वहीं लालू यादव का सक्रिय एक तरीके से पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो एक तरीके से रैलियां हो रही हैं उसमें केवल और केवल तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव की कोई भी रैली इस समय बड़ी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। और तेज प्रताप यादव का, लालू फैमिली में जो तेज प्रताप यादव हैं, उनका जो इस समय जो रुख है, जो उन्होंने नई पार्टी बनाई, जो बगावत के रुख हैं उनके, उससे भी पार्टी को एक तरीके से बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये बीजेपी को फायदे करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो तेज प्रताप यादव का भी जो मुद्दा है वो दोनों पार्टियों को एक तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीट बंटवारा सबसे अहम है, दोनों तरफ महागठबंधन हो या एनडीए अलायंस हो, दोनों तरफ जो अलायंस हैं उनके जो पार्टियां हैं वो तमाम एक तरीके से अपनी बैठकें कर रही हैं। उनको सीटें तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो मिल रही हैं गठबंधन में वो कम मिल रही है। कांग्रेस भी अपनी एक तरीके से मीटिंग कर रही है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव एक तरीके से दिल्ली आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। तो इसको भी देखना होगा कि कौन सा अलायंस किस तरीके से अपना सीट बंटवारा सही ढंग से कर पाती है बिना हंगामे के। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव में इस समय बिहार के सरकार के जो चल रहा है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में, उसमें कई मुद्दे हैं, जिसमें है कि एसआईआर प्रक्रिया, तमाम जो एक तरीके से अवैध घुसपैठिए हैं, तमाम जो डुप्लीकेट वहां पर वोटर कार्ड हैं, उनको भी निरस्त किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। और वहां पर जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनके भी वोट काटे गए हैं। और तमाम जो एक तरीके से जो मर चुके हैं, जिनके नाम पर भी अभी तक वोट डल रहा था, कई तो ऐसी कहावतें चलती हैं कि जो ताऊ जी हैं वो तो एक तरीके से उनको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन अचानक से वो चुनाव के समय में ईवीएम का बटन दबा के किसी को वोट दे के चले जाते हैं, लेकिन वो जिंदा तो नहीं है। तो ऐसे वोट भी काटे गए हैं, लगभग 47 लाख वोट, जहां पर निर्णायक भूमिका में एक विधानसभा में कुछ ही सैकड़ों मतों की वजह से सीट में हेरफेर हो जाती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से बाजी मात्र चंद वोटों से जीतती है, वहां 47 लाख वोटों का कटना एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका इस समय एसआईआर प्रक्रिया दिखा रही है। क्या ये बीजेपी को सपोर्ट करेगा, एनडीए अलायंस को सपोर्ट करेगी? एक तरीके से एसआईआर नेगेटिव रोल भी प्रदान कर रहा है, पॉजिटिव में भी एक तरीके से सरकार के ये चल रहा है। वहीं बात करते हैं हम तो जो माँ सीता का वहां पर मंदिर बन रहा है, जिसका एक तरीके से भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उसका एक तरीके से जो वहाँ के लोग हैं वो इसके लिए जो सरकार है उसको एक तरीके से साधुवाद दे रहे हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं हम देखें तो जो गुड गवर्नेंस है, जंगल राज नहीं होना है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वहाँ पर एयरपोर्ट बने हैं, अभी आपने देखा पूर्णिया में जो एयरपोर्ट हुआ था उस समय पप्पू यादव किस तरीके से प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उन्होंने कसीदे पढ़े। और तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं पटना का जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके से आधुनिक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पटना में जो एक तरीके से 3 लेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, पहले नीचे सड़क है, ऊपर फ्लाईओवर है और उसके ऊपर वहां पर मेट्रो चल रही है, पटना मेट्रो।
तो ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं बिहार में, उसके बाद जो अभी बजट आया था 2025 का केंद्र में, उसमें किस तरीके से बिहार को पैकेज दिया गया है, तमाम बड़ी बड़ी सौगातें दी गई हैं, और जो मखाना का प्रोडक्ट है उसको वहाँ पर बिहार में बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और तमाम जो एक तरीके से शिक्षक भर्ती निकाली उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब लगभग 10 से 12 लाख एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब प्रदान की नीतीश कुमार ने पिछले ये 5 साल में, और लगभग 50 लाख जो नॉन गवर्नमेंट सीटों पर उन्होंने एक तरीके से रोजगार क्रिएट करने का दावा किया है। तो तमाम जो सरकार है, पुलिस भर्ती निकाली 21,391 जो कांस्टेबल की भर्ती थी, 1,239 वहाँ पर एक तरीके से सब इंस्पेक्टर की उन्होंने पोस्ट निकाली थी, हेल्थ सेक्टर में लगभग 35,000, और जो इंजीनियर्स हैं लगभग सिविल इंजीनियर 6,800 वहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई, और जो उर्दू के ट्रांसलेटर हैं लगभग ऐसे 7,015 सीटों पर ऐसी भर्तियां की गई। तमाम जो सरकारी जॉब हैं उनको एक तरीके से देने का काम किया पिछली जो सरकार रही एनडीए अलायंस में। ये तमाम वो मुद्दे थे जिन पर सरकार को एक तरीके से सरकार ये दावा ठोक रही है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से वो फिर से एक बार बहुमत के साथ बिहार में चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। और अब रही बात बिहार में उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर इस समय बिहार की जनता वोट करने वाली है। शुक्रिया मुलेश्वर जी। इसी के साथ हमारे एक और पत्रकार जो है, हमारे एक और रिपोर्टर जो हैं दौलत शर्मा, वो भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दौलत शर्मा जी आपका। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जमीनी ओपिनियन पोल पर? क्या आप जहां है वहां भी यही मूड है जनता का? बिहार की जनता का मूड जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार चुनाव की स्थिति अभी देखी जाए तो लगातार हम पिछले अगस्त से ही हम यहाँ पर जो है चुनावी सर्वे कर रहे हैं। 2025 अगस्त से ही हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं और लगातार बिहार की जनता से, आम जनता के बीच उतर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जिससे ये पता चलता है कि अभी बिहार में जो पिछले सालों काम हुआ एनडीए सरकार द्वारा, जिसमें सभी पार्टियां हैं, खासकर लोग, उनका झुकाव अब एनडीए की तरफ दिख रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ा मोटिव जो लोगों का है कि सरकार नहीं बदलनी, क्योंकि जो सबसे मुख्य सवाल है कि सरकार बदलनी चाहिए या आप सरकार वही रखते हैं, क्योंकि यही लगातार चल रहा है। तो लोग ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि सरकार वही रहे, क्योंकि इसी सरकार से फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात, फ़ायदे वाली क्या बात है कि बिहार में सुख शांति है। जो कहा जाता है कि बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक जंगल राज था, उसका डर, उसका खौफ अभी भी बिहार के लोगों की आंखों में दिखता है। बिहार के लोगों की जुबान पर आ जाता है कि जंगल राज में उनके ऊपर क्या क्या सितम हुए, कैसी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली। उन्होंने कहा विकास तो एक तौर पर हो ही रहा है। बिहार में नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम हो चाहे हॉकी स्टेडियम हो। अभी हाल ही में राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बना और हॉकी का एशिया कप भी हुआ, जिसमें तमाम टीमें आई, इंडिया ने वो फाइनल भी जीता। ये सब तो है, लेकिन जो जंगल राज की छवि है उस छवि से अब बिहार पूरी तरीके से पार आ गया है। लेकिन जो वो यादें हैं, जो प्रताड़नाएं लोगों ने झेली हैं, वो उनको नहीं भूल पा रहे। इसलिए आरजेडी के सभी वादे वो सिरे से निकाल रहे हैं। जो अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, उन वादों को पूरी तरीके से झुठला दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आखिर जब जो इतना बजट ही नहीं है सरकार का, ना इतने खाली पद हैं, तो तेजस्वी यादव तो ये बोगस बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। और बात की जाए कि एनडीए की सरकार यहाँ बनने के कितने हालात हैं, कौन आगे है, तो एनडीए यहाँ पर अभी आगे दिखाई जा रही है। जो सर्वे हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें करीब एनडीए को 160 से 180 सीटें इन बिहार चुनाव में प्राप्त हो सकती हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए महागठबंधन, जो अभी तक अपने सीट समीकरण ही नहीं बना पाया है, पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। यहाँ राहुल गांधी तैयार नहीं है ये बोलने को कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ वीआईपी पार्टी के वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पप्पू यादव, जो अभी अभी कांग्रेस से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो अपना एक अलग राग अलाप रहे हैं, यानी महागठबंधन, जिसको नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि महाठगबंधन ये है, वो अभी अपनी ही कंफ्यूजन में उलझा हुआ है। मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ। और यहाँ दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा है। आईआरसीटीसी का जो पूरा मामला है, जो स्कैम हुआ था, होटलों को लेकर जो घोटाला सामने आया था, अब वो मुसीबत उन लोगों के ऊपर पड़ चुकी है। यानी
बिहार चुनाव में जो दबदबा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एनडीए में जो सबसे ऊपर आ रही है उसमें बीजेपी का लोग नाम ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे जेडीयू का नाम ले रहे हैं। और एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि चाहे क्षेत्रीय नेता की इतनी पहचान हो या ना हो, या उनकी तरफ लोग जाएं या ना जाएं, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा और लगभग 40 से 30 सीटें इसमें वृद्धि हो सकती है। और जो वो वृद्धि होगी उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी का बड़ा हाथ होगा। जो सेंट्रल स्कीम यहाँ के बिहार के लोगों को मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आ रही हैं। इसी वजह से लग रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। और खासकर पीएम मोदी के जो काम हुए हैं उसको लेकर यहाँ के बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, जो अभी रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए गए, महिलाएं काफ़ी खुश हैं। हमने आपको दिखाया भी थी कि कई महिलाओं ने अपने कई सारे बिजनेस खोले। किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, उसमें और सहायता राशि जोड़कर, किसी ने बकरी पालन किया, किसी ने गौ पालन किया। यानी अब महिलाओं को भी स्वरोजगार यहाँ पर सरकार बना रही है। और वो रोजगार अच्छा चलता है तो 2 लाख रुपए उनको और दिए जाएंगे। यानी जो पूरा समीकरण बनाया जाए, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, और बात की जाए बीजेपी की और जेडीयू अलग अलग की, तो यहाँ पर जो बीजेपी की बात है वो करीब 76 से 80, 81 या 82 सीटें जीत सकती हैं। और ये जो 82 प्लस का जो आंकड़ा बन रहा है ये भी बनता नजर आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल स्कीम का बड़ा हाथ है। यानी पीएम मोदी के नाम पर वोट है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, कहा जा रहा है सुशासन बाबू हैं। बिहार में जो शांति बहाल है उसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी, जेडीयू, नीतीश और मोदी का है। और वो शांति बहाल होने के बाद जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उसके नाम पर अब यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के सारे वादे झूठे पड़ रहे हैं, राहुल गांधी कंफ्यूज है, महागठबंधन कंफ्यूज है। और ऐसे में जो कंफ्यूजन है ये फ़ायदा देगा एनडीए को, क्योंकि लोगों को बिहार में काम दिखाए। जो सड़कें एक के बाद एक बनी है, हमने भी दिखाया था, सिमरिया पुल का विकास दिखाया था, अन्य चीज़ें हमने दिखाई थी। अभी जैसे भागलपुर ज़िले में हम मौजूद हैं, भागलपुर में भागलपुर टू कहलगांव, पिरपैती और जो झारखंड सीमा की तरफ जो और गांव हैं उनकी तरफ जो 4 लेन हाईवे बन रहा है उसकी हमने आपको चीज़ दिखाया। तो लोग इन सब चीज़ों से खुश हैं। सेंट्रल स्कीम, बिहार में सड़कों का काम, बिहार में उद्योगों का काम, बिहार में क्रिकेट स्टेडियम बनना, एशिया कप होना, ये सब चीज़ों से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और बिहार कह रहे हैं कि बिहार जो रफ्तार है विकास की वो पकड़ चुका है और लगातार एनडीए से खुश नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है एनडीए की ही पूर्णता बनती हुई अब बिहार में नजर आ रही है। और जनता भी यही कह रही है, बिल्कुल आम लोगों से हम बात कर रहे हैं और वो एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ महागठबंधन को अभी शायद जो सत्ता वो पाना चाहते हैं वो इंतजार करना पड़ेगा। जो तेजस्वी यादव, बीजेपी तो कह रही है कि वो तो बस सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, शायद ये सपने अभी उनके और आगे जाएं, क्योंकि 25 में तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि महागठबंधन अपनी सरकार बुना पाए। एनडीए ही सबसे आगे बिहार में अभी इन विधानसभा चुनावों में नजर आ रही है। आपको बता दूं 6 नवंबर और 11 नवंबर को अब चुनाव होने हैं, 14 को रिजल्ट आएगा, तो उसमें संभवतः है कि एनडीए बहुत बड़ी लीड बिहार में लेगी और एक ऐतिहासिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दौलत जी। इसी के साथ साथ मोलेश्वर जी, एक और सवाल आपके लिए। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद आपके इस ओपिनियन पोल के लिए आपने क्या क्या पैमाने, ग्राउंड रिपोर्ट और सैंपल तैयार किए हैं जिससे जनता जान सके कि कितनी मेहनत से आप ओपिनियन पोल बनाते हैं जो बार बार हमेशा सटीक साबित होते हैं? तो जिस तरीके से अंजलि जी आपने कहा कि जो हमारा ये ओपिनियन पोल आया है इसमें थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि इस बार बड़े बड़े मुद्दे इस समय बिहार के जनता के सामने थे। हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही बिहार में चुनाव का ऐलान होगा हम अपना ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। तो हमारी जो लगभग 2 टीमें 1 अगस्त से अभी तक यहाँ पर पूरे बिहार में लगी हुई है। 2 अलग अलग टीमें हैं। एक टीम लगभग हमारी जो ईस्ट और दक्षिण के हिस्से को कवर कर रही है, दूसरी टीम हमारी वेस्ट और नॉर्थ के हिस्से को कवर कर रही है। ये दोनों जो टीमें हैं बिहार के गली कूचे तक, एक तरीके से ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर के हर बड़े बड़े उन बाज़ारों में जाकर, तमाम घरों में जाकर, आदिवासी इलाकों में जाकर, नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर, चंपारण का इलाका हो, गया का इलाका हो या आपका पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का इलाका हो, और तमाम ये बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे आप वेस्ट में देखिए पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, और वहीं बात करें हम तो ईस्ट में चंपारण है, आपका भभुआ है, सासाराम है, छपरा है। वहीं आपकी बात करें नॉर्थ में सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मोतिहारी है, और साउथ में गया है, राजगीर है, जमुई है और नवादा है। ये तमाम जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में जो बड़े बड़े शहर हैं, और बीच में सेंटर में आपका पटना है,
तमाम बड़े जो शहर हैं उनका एक तरीके से हमारी जो दोनों टीम है वो इस समय काम कर रही है, और पटना में इस समय हम खुद मौजूद हैं। हम लगातार पटना आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से सबसे पहले हमने यहाँ आकर लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, और उसके बाद जो यहाँ पर सत्तू का एक तरीके से प्रचलन चलता है, सत्तू का हमने यहाँ पर सेवन भी किया, उसको पीने का काम किया, उससे ठंडक जो राहत मिली। लेकिन यहाँ की राजनीति में पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। तमाम लोग हमसे ये कह रहे हैं कि आखिर बिहार में जो आपका ओपिनियन पोल है, आखिर इसका आधार क्या है। तो उनके लिए हम कह दें कि पिछले 2 महीने से हमारी दोनों जो टीमें हैं लगभग 15 से 20 हजार किलोमीटर का पूरा बिहार में इस समय यात्रा कर चुकी है। तमाम बड़े बड़े शहरों हो, गांव में हैं, उनका इलाकों को छान मार चुकी है। और जो हम हैं खुद इस समय महाराष्ट्र में जब हम थे, हरियाणा में थे और दिल्ली में, खुद हमने अपने हाथों से, आपने देखा होगा किस तरीके से हम गांव-गांव तक गए थे। लेकिन इस बार हमने 2 टीमें लगाई हैं और खुद हम पटना में जो हर दिन जो टीम आती है शाम को उनसे मीटिंग करते हैं, हर जगह का हम उनसे सटीक आकलन लेते हैं और उस आधार पर वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जो वहाँ के नेता हैं, जो वर्चस्वी नेता हैं, वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर पार्टी में क्या चल रहा है, किसको इस बार वहाँ पर टिकट मिलने वाला है, उस आधार पर भी हम एक तरीके से अपनी जो ओपिनियन पोल है उसमें एक तरीके से उनका भी रुख लेते हैं, उनका भी जो मत है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो उस आधार पे हमारा जो ये पूरा सैंपल साइज है पूरे बिहार को लेकर है। ऐसा नहीं है कि हमारा सैंपल साइज कहीं एसी के बंद कमरों से है, कहीं निश्चित एक जातिवादी समूह से है। तमाम धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को, हर मोहल्ले को, हर एक तरीके से विधानसभा को हमने कवर किया है। तो शहर हो, गांव हो, इस ओपिनियन पोल में सभी की एक तरीके से छवि आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी। जो हिस्से पिछली बार महागठबंधन के थे, जहां पर उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, इस समय वहां पर डामाडोल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारे ओपिनियन पोल में भी आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि महागठबंधन पिछले से कमजोर स्थिति में इस समय दिखाई दे रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर यहां पर लगी हुई है बिहार में, वो इस बार कमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो 10,000 रुपये यहाँ की महिलाओं को, लाखों महिलाओं को मिला है, उसका भी कमाल यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 50% लगभग हमारी मातृशक्ति इस समय वोट देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। 1500 की राशि, 1250 रुपये की राशि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कमाल कर चुकी है लाडली बहना के रूप में। तो जहां 10,000 रुपये मिले, एक मुश्त मिले होंगे ठीक चुनाव से पहले, आप वहां का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोलेश्वर जी आपका। और इसी के साथ बिहार से हमारे एक अन्य रिपोर्टर राहुल नेगी जी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल नेगी जी। तो आपका क्या कह रहा है हमारे इस जमीनी ओपिनियन पोल पर, जहां आप है, क्या वहां पर भी यही है जनता का मूड, क्या वहां का माहौल है, जरा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी अंजलि, आपको बता दें कि इस समय हम नालंदा जो ज़िला है वहाँ पर है, यहाँ का ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं। इससे पहले हमने भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बांका, इन सभी का ग्राउंड सर्वे करते हुए आ रहे हैं। और हर तरफ यही मिल रहा है कि लोग जो हैं, जो विकास है इस समय चल रहा है, चाहे सड़कों का जाल हो, मेनली जो सड़कों का जाल है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह की जो सड़कें हैं बिहार में अब बनी है। लोग कहते थे कि पहले यहाँ पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब जो विकास चल रहा है यहाँ पर, जो लोग हैं वो एनडीए की सरकार से खुश नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नालंदा की बात करें तो नालंदा में इस समय हम राजगीर में हैं। राजगीर में बता दें आपको कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विकास चल रहा है। यहाँ पर सड़कों को जो 4 लेन है वो कर दिया गया है, मेन हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है, हर गांव तक सड़क पहुंचा दी गई है एनडीए सरकार में। तो जो आम जनता है वो इसी बात से ज़्यादा खुश है। यहाँ पर स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है। तो जो जनता है इस समय एनडीए की सरकार चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ जनता एक तरफ डर भी रही है कि कहीं तेजस्वी सरकार वापस ना आ जाए या आरजेडी की सरकार वापस ना आ जाए, तो 15 साल वाला जो पुराना राज है वो भी वापस ना आ जाए, इससे भी जनता डर रही है। अभी सुरक्षा है, सुशासन है, ये सब जनता ने बताया है हमको। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे हमने जब हरियाणा में किया था ओपिनियन पोल वो भी सही निकला, महाराष्ट्र में किया था वो भी सही निकला, और जब दिल्ली में किया था वो भी सही निकला। तो इस समय जो बता दें आपको, बिहार में जो इस समय ओपिनियन पोल है, लग तो यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू का
एनडीए सरकार है यहाँ पर फिर से आने की उसकी उम्मीद है और आरजेडी को यहाँ पर नाखुश ही इस बार भी रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। तो हमारे साथ मल्लेश्वर जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस चुनाव का देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? एनडीए की जीत और हार जी, दोनों बिल्कुल। की संभावनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? तो वहीं आपने जिस तरीके से ये कहा है कि क्योंकि बिहार का चुनाव मात्र इस बार बिहार का चुनाव नहीं रह गया है, जिस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट इस समय बहुमत नहीं होने की वजह से बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू पर काफी बड़े तौर पर इस समय आश्रित है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस समय किंग की भूमिका में हैं। तो अगर बिहार का चुनाव अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आता है, नीतीश कुमार फिर से अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, इसका साफ तौर पर संकेत और असर पूरी तरीके से सेंटर गवर्नमेंट पे पड़ने वाला है। और अगर जीत जाती है तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पे एक तरीके से मजबूती से इस समय उभरते हुए दिखाई देंगे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में। तो वहीं अगर बात करें हम, अगर बिहार का जो चुनाव है, हमारा ओपिनियन पोल अगर सटीक साबित नहीं हो पाता, इसके अगर विपरीत ये रिजल्ट निकल के सामने आता, तो क्या इस स्थिति में जो केंद्र के लेवल में है, क्या देश में जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी? जी निश्चित तौर पे बदल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार इस समय, जो गठबंधन की सरकार इस समय चल रही है, उस पर खतरा मंडरा जाएगा। नीतीश कुमार जब फ्री हो जाएंगे तो आपने तो देखा ही है नीतीश कुमार किस तरीके से दल बदलने में बहुत एक तरीके से तेजी दिखाते हैं। जब भी उनके सीएम पद पर एक तरीके से उनको लगता है खतरा मंडराता है तो वो पाला बदलने में एक तरीके से संकोच नहीं करते हैं। वहीं विपक्ष जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय भूमिका निभा रहे हैं, पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर और इलेक्शन कमीशन पर एक तरीके से हावी दिखाई दे रहे हैं, उससे राहुल गांधी के एक तौर पे हौसले भी बढ़ जाएंगे और विपक्ष एक तरीके से फिर से मजबूत दिखाई देगा। और जो एकजुट विपक्ष की बात करते हैं वो भी होता हुआ जरूर दिखाई देगा। और जो एनडीए की सरकार बिहार में इस समय चल रही है, वहां से एक राज्य भी कम होता हुआ दिख जाएगा। बिहार भी उससे एनडीए के शासित राज्यों में से कम हो जाएगा। टीडीपी एक तरीके से दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर बनाना शुरू करेंगे चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि एक छत्र जो किंग पिंग की भूमिका इस समय टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में है। वो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो सीधे तौर पे चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आ जाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी सरकार चलाने में उनको मुश्किल हो सकती है। और वहीं नीतीश कुमार के फ्री होने के बाद प्रधानमंत्री के लिए एक तरीके से बड़ा सरदर्द वो बनने वाले हैं, क्योंकि आज तो आप देखते हैं कि नीतीश कुमार को ये लगता है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को हर स्टेज पर आप देखते होंगे रैली में सबको कहते हैं कि खड़ा होकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करें। लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी भी सेकंडों में लालू यादव के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं और दल बदल कर एक तरीके से पूरा गठबंधन ही चेंज कर देते हैं। अगर बिहार के चुनाव इस तरीके से जो हमारा ओपिनियन पोल है वही सटीक साबित होता है, तो ये साफ तौर पे ये संकेत होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना अब इस विपक्ष के हाथ में नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब वो बात नहीं रही है। जो राहुल गांधी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर की भूमिका में इस समय मौजूद हैं, उनका जो भस्मासुर वाला युग है वो जारी रहेगा। और जो विपक्ष है पूरे देश में वो एक तरीके से हतोत्साहित हो जाएगा। और आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, तमाम ये वो बड़े राज्य हैं जो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अभी वहां पर एक तरीके से, उत्तर प्रदेश भी काफ़ी सेंसिटिव है, पंजाब भी सेंसिटिव है केजरीवाल के लिए, और बंगाल खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी उसको एक तरीके से जीतना चाहते हैं, विजय करना चाहते हैं। तो उस पर जो पकड़ होगी वो भारतीय जनता पार्टी की और अच्छे से होगी। और वहीं बात करें टीडीपी और जो जेडीयू है उसका जो एक तरीके से अभी सरकार के ऊपर दबाव है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मजबूती से एक तरीके से देश में फिर से उभर के नजर आएंगे। और वहीं बात करें जो तमाम बड़े राज्य आने वाले समय में जहां चुनाव होने वाला है, विपक्ष एक तरीके से फिर से बिखराव की स्थिति में होगा और प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो हैं ही एक तरीके से लोकप्रिय, फिर से जो देश में है उनकी एक तरीके से लोकप्रियता और भी बढ़ना लगभग तय है। वहीं हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में हमको एक तौर पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से भारत की सेना ने और
प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक स्टेप दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया था, उसका एक तरीके से गूंज अभी भी बिहार की गलियों में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। बिहार रेजिमेंट आपने नाम सुना होगा, जिसका लोहा आपने गलवान की घाटियों में चीनी सैनिकों से पूछ लेना, चीन के राष्ट्रपति से पूछ लेना, आज भी उनके थप्पड़ों की गूंज, उनके लात घूसों की गूंज आज भी चीन के सेना के कान के नीचे वहां पर सुनाई देती है। उनके गालों पर अभी भी वो छाप है। तो ये वही एक तरीके से वीर भूमि भी है हमारी बिहार, और इसी वजह से ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया, घर में घुसकर एक तरीके से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, उसके तौर पे राष्ट्रवाद के रूप में भी एक तरीके से इस समय वोट होने वाला है। कई युवा हमें ये मिले, तो लगभग बिहार के 7.43 करोड़ जो आबादी है वोटर की इस समय रजिस्टर है, जो इस चुनाव में वोट करने वाले हैं। उसमें महिलाओं की अगर बात करें तो हम लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, और मेल जो हैं वो लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं। और इसमें फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं 18 से 22 साल की उम्र के बीच में, ये 14 लाख की इनकी तादाद है। तो 14 लाख आखिर किस ओर मुड़ेंगे, ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि वहीं ये जाएंगे जहां इनको लगता है कि देश आगे प्रगति कर सकता है। तो ये था हमारा बिहार का ओपिनियन पोल। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के सटीक ओपिनियन पोल के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बिहार में, और बिहार का हमारा ओपिनियन पोल आपने देखा कि एनडीए फिर से एक बार बहुमत के साथ, बम्पर बहुमत के साथ बिहार में आती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बिहार में जो महागठबंधन है वो फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 90 सीटों पर सिमट रही है, और एनडीए अलायंस 150 पार करते हुए इस समय अपना खाता लगभग 150 पार कर रही है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, या बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनता है, ये साफ तौर पे देखना होगा। तो ये रहा हमारा बिहार से स्पेशल कवरेज। हमारे तमाम जो साथी हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये रहा अंजलि जी बिहार का हमारा सटीक ओपिनियन पोल जी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी जमीनी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम आम जनता से भी कहेंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल आपके भी हैं, और ऐसे में आप भी जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है इस बिहार चुनाव को लेकर। साथ ही साथ हमारे साथ आप इस बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।